इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजभवन से बाहर निकलने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए पूरी मेहनत की। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि पहले हमने आपको ये जानकारी दी कि सुबह 1:30 का था, लेकिन वो राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल थावरचंद गहलोत से उनकी मुलाकात भी हो गई और उन्होंने औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा सुपुर्द कर दिया। और उसके बाद जब वो गवर्नर हाउस से बाहर निकले, राजभवन से बाहर निकले, तब उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर से मिलने के बाद बाहर निकल चुके हैं बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा हो गया है और हमने आपको 17 जुलाई को ही ये बात बता दी थी कि 26 जुलाई तक बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आइए हम सीधा राघवन के पास चलते हैं, वो ये जानकारी दे पाएंगे कि बीएस येदियुरप्पा क्या बयान दे रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, राजभवन के ठीक बाहर हम खड़े हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलकर इस्तीफा सौंपने के बाद येदियुरप्पा अभी यहाँ पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। दो बड़ी बातें उन्होंने कही कि पहली बात यह कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और गवर्नर ने ग्रेसफुली इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि 2 साल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने उन्हें कार्य करने का मौका दिया सीएम के तौर पर, तो उनके आभारी हैं। बड़ी बात उन्होंने ये कही कि उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला गया इस्तीफा देने के लिए, वो स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बात की भी जानकारी हमने 17 जुलाई को दी थी, जब हमने कहा था कि वो सिर्फ स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जितनी प्रामाणिकता से वो काम कर सकते थे उन्होंने वो काम किया। वो शिकारीपुरा की जनता जिन्होंने 7 बार उन्हें विधायक बनाया, उनके शुक्रगुजार हैं। आगे की कार्यवाही क्या होगी, अगला सवाल अभी ये पूछा गया कि क्या आपका कोई कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनेगा, उस पर उन्होंने कहा कि ये फैसला आला कमान को लेना है। अब उनका काम ये है कि आने वाले समय में 2023 में कर्नाटक में बीजेपी को एक बार फिर जीत दिलवाएंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बने। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एमपी जो है यहाँ से चुनकर जाए, उसके लिए वो मेहनत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद येदियुरप्पा का जो कॉन्वॉय है एक बार फिर यहाँ से उनके आधिकारिक आवास कृष्णा के लिए निकल गया है यहाँ पर। और अशोक जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो आए हैं, अभी भी सीएम यहाँ पर बने हुए हैं। कॉन्वॉय जो है निकलने के तुरंत बाद वो वापस लौटे हैं अपनी गाड़ी से और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सुनकर बताएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता राघवन दे रहे हैं। संसद भवन में अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक जारी है। इस बीच आपको दिल्ली से भी खबर बता रहे हैं। कर्नाटक में जहां पर एक तरफ बीएस येदियुरप्पा ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सुपुर्द कर दिया, तो वहीं इस वक्त संसद भवन में भी बैठक जारी है। अमित शाह बैठक कर रहे हैं, बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी की खबर। सबसे पहले हमने आपको बताया 17 जुलाई को कि 26 जुलाई तक बीएस येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आला कमान पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी कि अब वो मुख्यमंत्री के पद पर किसे बैठाना चाहते हैं। और अब जो मीटिंग चल रही है उससे हम ये कयास लगा सकते हैं कि शायद इसी मामले में ये मीटिंग चल रही होगी। लेकिन फिलहाल हम एक बार फिर राघवन का रुख कर लेते हैं। राघवन, आप ये जानकारी दे रहे थे कि बीएस येदियुरप्पा संवाददाताओं से बात करते वक्त किन किन बातों का जिक्र कर रहे थे? जी बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए एक बार फिर वो लौटे अपनी गाड़ी से और एक बार फिर वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरह के जो लिंगायत समाज के संत हैं, स्वामी हैं, जिन्होंने उनका समर्थन किया, जो ये मांग कर रहे थे कि उनके कार्यकाल को पूरा करने दिया जाना चाहिए, उसका वो धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ी बात, बड़ा संदेश अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो ये भी है कि लिंगायत समाज को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए, बीजेपी के वोट बैंक के लिए एक नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही वजह है कि लगातार इस बात की चर्चा कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में है कि सीएम
जब पद छोड़ रहे हैं लिंगायत समाज से येडियुरप्पा, तो यहाँ पर जो नया सीएम होगा वो लिंगायत समाज से ही होगा। यही वजह है कि उनके साथ यहाँ पर अगर हम आपको दिखा सकें, हालांकि बहुत ज्यादा यहाँ पर मीडिया की टीम, आप यहाँ से निकल गए, आप येडियुरप्पा देखिए यहाँ से निकल कर वो जा रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला कि क्या वापस यहाँ पर बीजेपी में जल्द ही बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो सीधे यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से वो अपने आधिकारिक आवास कृष्णा जाएंगे, ऐसी सूचना यहाँ से दी गई है। इसके साथ ही येडियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही मीनाक्षी, अब इस बात की चर्चा गर्म हो गई है कि येडियुरप्पा की जगह कौन लेगा। क्या वो लिंगायत समाज से ही कोई जुड़ा हुआ नेता होगा या फिर दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है। देखिए अगला चेहरा कौन होगा, इस पर आला कमान बीजेपी का वो भी मंथन कर रहा होगा। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या राघवन, ये जो इस्तीफा है केवल मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा है या वाकई में वो एक्टिव पॉलिटिक्स से अब हटना चाहते हैं, अब वो कुछ आराम करना चाहते हैं, या फिर अभी भी वो पार्टी के साथ जुड़े रहते हुए पार्टी के लिए काम करेंगे? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उन्होंने साफ किया है मीनाक्षी। जब पिन पॉइंटेड सवाल उनसे पूछा गया कि क्या ये इस्तीफा जो है आपके पॉलिटिकल करियर का भी आखिरी जो है वो जिम्मेदारी होगी सीएम के तौर पर, उन्होंने कहा कि अगर 10 से 15 साल तक, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य अब यह है कि पार्टी में रहते हुए मैं 2023 में एक बार पार्टी की सरकार फिर कर्नाटक में बनवाऊं और 2024 के लोकसभा चुनाव में 28 में से 28 सांसदों को यहाँ से जिताऊं, इसके लिए मैं काम करूंगा। एक बार फिर अगर हम आपको तो केवल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा है, लेकिन अगर कोई इस बात में संशय रख रहा है कि क्या वो एक्टिव पॉलिटिक्स से भी जा रहे हैं, तो ऐसी कोई राय नहीं है। इस वक्त देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त संसद भवन में चल रही है, इसके बारे में आप क्या जानकारी दे रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों नेताओं की बैठक चल रही है आगे के प्लान को लेकर कि आगे किस प्रकार से जाहिर तौर पर विधायक दल की बैठक बुलानी होगी, यहाँ से केंद्रीय पर्यवेक्षक को भेजना होगा, ये सारी चीज़ें की जाएगी। रह गई बात नाम चयन करने की, तो जाहिर तौर पर वो नाम चयन होगा प्रधानमंत्री के स्तर पर, और वो जो नाम का चयन होगा जो कि ऑलरेडी हो गया होगा, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बारे में अभी इंडिकेशन निश्चित तौर पर नहीं है। कर्नाटक के कई बीजेपी सांसदों से और सुबह से हम लोग इस बात को लेकर लगातार पूछ रहे थे कि क्या कोई इंडिकेशन है कि किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नाम वहाँ पे चर्चा में चल रहे हैं। और स्वाभाविक भी है, जब ये सबको पता है कि हाँ आगे येडियुरप्पा इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे नामों की चर्चा स्वाभाविक थी, लेकिन किसी के पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं था, और वो स्वाभाविक भी था इस लिहाज से क्योंकि ये फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रहा है। फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों नेताओं की बैठक चल रही है, और अब देखना होगा कि आगे का जो रास्ता है, क्योंकि एक बार जैसे ही वो इस्तीफा देंगे, पार्टी बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ज़्यादा इंतजार करने में ये खतरा रहेगा कि वहाँ पे किसी प्रकार की तोड़फोड़ जैसी संभावना ना बने, अनसर्टेनिटी ना रहे। तो उस लिहाज से बहुत जल्द विधायक दल की बैठक बुलानी होगी और यहाँ से केंद्रीय पर्यवेक्षक को भेजा जाएगा, उसमें उस नाम को बताया जाएगा कि आगे पार्टी के कौन से व्यक्ति वो चेहरा होंगे, क्या किसी सांसद को बनाया जा रहा है या फिर वहाँ पे किसी विधायक को बनाया जाएगा। जो हमें सेंस मिल रहा था उसमें ये लगातार कहा जा रहा था कि पहली कोशिश यही रहेगी कि वहाँ के किसी नेता को ही कमान सौंपी जाए, दिल्ली से किसी सांसद को ना भेजा जाए। लेकिन ये सेंस था, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं था। उसके लिए फिलहाल इंतजार है कि आखिर पार्टी क्या फैसला करती है। जी इनमें हम कुछ जो चेहरे हैं वो दिखा रहे हैं और इन चेहरों पर हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, अगर लिंगायत समुदाय के नामों की हम चर्चा करें तो वो कौन कौन से नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं? जी देखिए मीनाक्षी, अगर लिंगायत समुदाय से जुड़े नेताओं की बात कर लें तो जो नाम चल रहे हैं उनमें गृह मंत्री बसवराज बोम्मई हैं, उसके अलावा जो सांसद हैं शिव कुमार उदासी, उनका नाम भी बहुत आगे चल रहा है। पंचमशाली जो सबसेक्ट है लिंगायत का, जो बहुत प्रभावशाली कह सकते हैं कि सबसेक्ट है लिंगायत समाज में और बहुत बड़ा वोट बैंक भी है, उस पंचमशाली लिंगायत समुदाय की बात कर ले तो वहां से जो माइनिंग मिनिस्टर है मुरुगेश निरानी, उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा लक्ष्मण सावदी जो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा अगर पार्टी ये चाहती है कि इस बार लिंगायत के अलावा अगर गोत्तलिगा कम्युनिटी जिसे गौड़ा कहा जाता है कर्नाटक में, उनमें से किसी को रिप्रेजेंटेशन मिले, तो उसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो आर अशोक, फिलहाल यहाँ पर रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा सीटी रवि जो पार्टी के संगठन सचिव है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। उसके अलावा डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है फिलहाल कर्नाटक का कैबिनेट में, उनका नाम आगे चल रहा है। ब्राह्मण चेहरों की बात कर ले, संभावनाएं काफी कम है क्योंकि आबादी जो है ब्राह्मणों की वो 3% से भी कम है कर्नाटक में, और जातिगत जो समीकरण है कभी भी चुनाव में बहुत ज्यादा अहम भूमिका
यहाँ पर निभाते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण इन में से किसी पर भी सहमति नहीं बनती है और हाईकमान को एक बड़े नेता को चुनना पड़ता है, तो उसमें जो संगठन सचिव है BL संतोष वो कर्नाटक से आते हैं, और उसके अलावा जो केंद्र में मंत्री हैं प्रहलाद जोशी धारवाड़ हुबली के सांसद हैं, उन दोनों का नाम आगे चल रहा है। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी है मीनाक्षी इस बात की कि कोई लिंगायत समुदाय से जुड़ा हुआ नेता ही राज्य की अगली कमान संभालेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा देखिए एक ऐसा चेहरा, क्योंकि आप लोगों से जानकारी जितनी मिल पा रही है उतनी हम ये समझ सकते हैं कि आला कमान भी बीजेपी का यही चाहता होगा। देवेंद्र, ये सवाल मेरा आपसे है, आला कमान भी ये चाहता होगा कि पार्टी के अंदर जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो और जो हाई कमान के साथ भी एक अच्छे सामंजस्य को बैठा पाने में सक्षम हो, एक ऐसा नाम आगे करना चाहिए। या निश्चित तौर पर मीनाक्षी, और आप देखें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने जो एक्सपेरिमेंट किया हो, उस एक्सपेरिमेंट पे जैसे मुंह की खानी पड़ी, निश्चित तौर पर कर्नाटक में पार्टी बिल्कुल वैसा नहीं चाहेगी। और यहाँ पर जब येदियुरप्पा जैसा बड़ा राजनीतिक व्यक्ति वो अगर कुर्सी से हट रहा है, अपने दम पे बहुमत की सरकार नहीं थी और बाद में कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों, फिर उपचुनाव हुआ, फिर उसके दम पे सरकार बनी, तो इतने सारे कॉन्ट्राडिक्शन में कास्ट इक्वेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वैसे तो हर एक राज्य में लगभग रखता है, लेकिन कर्नाटक में कुछ ज़्यादा रखता है। और लिंगायतों ने आपने देखा कि जैसे येदियुरप्पा के इस्तीफे की खबर आनी शुरू हुई एक सप्ताह पहले, उसके बाद किस प्रकार से उन लोगों ने प्रदर्शन किया। तो ऐसे में बीजेपी निश्चित तौर पर फूंक फूंक का कदम रखना चाहेगी। और इसके अलावा ये चीज़ आप देखेंगे कि अब जो सीएम की कुर्सी जो भी व्यक्ति संभालेंगे, अगले चुनाव में पार्टी के वो फेस होंगे और अगले 10 से 20 साल तक वो पार्टी के फेस बने रह सकते हैं। तो उस लिहाज से पार्टी निश्चित तौर पर कोशिश ये करेगी कि किसी वैसे चेहरे पर दांव लगाया जाए, ना कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट जैसी कोई चीज़ ना की जाए। करप्शन को लेकर बेंगलोर कर्नाटक में बहुत आरोप लग रहे थे, कोशिश ये हुई कि किसी क्लीन छवि के व्यक्ति को लेकर आया जाए, केंद्र और राज्य दोनों के साथ बेहतर तालमेल रख सके। क्योंकि आप देखें कि येदियुरप्पा के साथ ये समस्या आ रही थी। कर्नाटक के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि सांसद हैं या दिल्ली केंद्र में जो मंत्री, वो बहुत अच्छे इक्वेशन पे नहीं बताए जाते थे। तो इन सारे पृष्ठभूमि में अब अगर कोई नया फैसला करना है तो निश्चित तौर पर पार्टी चाहिए कोई ऐसा फैसला किया जाए ताकि इतनी सारी जो समस्याएं थी कम से कम उस चेहरे के साथ वो सारी समस्याएं ना दिखे। मीनाक्षी जी, राघवन, अब आपने कहा कि संभावना इस बात की ज्यादा है कि लिंगायत समुदाय से ही कोई चेहरा हाईकमान आगे करेगा। ऐसे में ये जो 4 चेहरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन चारों चेहरों में से ज्यादा करीबी BS येदियुरप्पा का कौन है? देखिए, अगर BS येदियुरप्पा के करीबी की बात करें तो बसवराज बोम्मई जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो काफी करीबी हैं। लेकिन उनके साथ एक बात जो लगातार यहाँ पर पॉलिटिकल सर्कल में कही जाती है वो ये है कि वो आउटसाइडर हैं। वो जनता परिवार से ताल्लुक रखते थे, अब करीब 13-14 सालों से बीजेपी में हैं। गृह मंत्री रहते हुए उनका रिकॉर्ड अच्छा है, चाहे वो मंगलुरु के सांप्रदायिक दंगे हों या फिर बेंगलुरु में जो एक सांप्रदायिक दंगा ब्रेक हुआ था उसमें जो उन्होंने जिस तरह की भूमिका निभाई थी उसकी सराहना खुद शीर्ष नेतृत्व ने की थी। बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा के भी काफी करीबी माने जाते हैं। दूसरा जो बड़ा चेहरा कह सकते हैं वो शिव कुमार उदासी है। हालांकि वो सांसद चुने गए 3 बार, उनका कर्नाटक की राजनीति में कोई बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि जब से उनके पिताजी जो थे वो लगातार MLA बने थे, वो येदियुरप्पा के काफी करीबी थे। और उनके बेटे जो शिव कुमार उदासी हैं वो सांसद हैं, सांसद चुनकर दिल्ली में वो गए हुए हैं। तो उनका भी कह सकते हैं कि येदियुरप्पा के वो काफी करीबी हैं। तीसरा बड़ा चेहरा जो लक्ष्मण सावदी का है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, येदियुरप्पा के करीबी हैं। लेकिन उनके साथ आपको याद होगा एक इंसिडेंट हुआ था कर्नाटक असेंबली में जब कुछ नेताओं ने कौन वीडियो देखा था, उनमें से एक नेता है। तो हो सकता है कि ये एक जो इंसिडेंट है वो उनके लिए बहुत बड़ा ब्लैक मार्क हो, इसीलिए वो आउट ऑफ रेस भी हो जाए। चौथा जो नाम है वो सबसे प्रमुखता से जो लगातार चल रहा है पिछले कई दिनों से, वो मुरुगेश निरानी का है। माइनिंग मिनिस्टर है। येदियुरप्पा के साथ उनकी कितनी करीबी है इस बात का अंदाजा तो नहीं लगा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जब 2013 में जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो बीजेपी छोड़कर KJP जाएंगे, KJP पार्टी बनाएंगे, उस वक्त मुरुगेश निरानी उनके साथ खड़े नजर आए थे। लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें परस्यूट कर लिया था और वो बीजेपी में ही रह गए थे। तो उसके बाद से लगातार उनकी भी अगर हम बात कर ले तो इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए, माइनिंग मिनिस्टर रहते हुए भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि वो भी एक बड़ा चेहरा बनकर लिंगायत समुदाय से सामने आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पराशर, टी राघवन आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।